आज का हमारा टॉपिक है बिल ऑफ एक्सचेंज, जो कि हम पहले भी लास्ट के उसमें लेक्चर से ही हम डिस्कस कर रहे हैं बिल ऑफ एक्सचेंज को। तो आज जो हेडिंग है वो है विनिमय बिल की स्वीकृति। जब कोई विनिमय बिल स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है और वह व्यक्ति स्वीकृत शब्द लिखकर उसके नीचे हस्ताक्षर कर देता है तो यह विनिमय बिल की स्वीकृति मानी जाती है और स्वीकृति देने वाले व्यक्ति को स्वीकारकर्ता कहते हैं। स्वीकृति मौखिक नहीं हो सकती। वैध स्वीकृति की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। पहला, स्वीकृति लिखित होनी चाहिए। सेकंड, स्वीकारकर्ता द्वारा स्वीकृति शब्द लिखकर उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं। थर्ड, स्वीकृति बिल पर ही दी जानी चाहिए। विपत्र की प्रतिलिपि या अन्य कागज के टुकड़ों पर की गई स्वीकृति मान्य नहीं होती। फोर्थ, धारक अथवा उसके प्रतिनिधि को विनिमय बिल सौंप दिया गया हो, स्वीकारक इस प्रकार दी गई सूचना को वापस नहीं ले सकता। फिफ्थ, स्वीकृति तिथि के बिना भी वैध मानी जाती है। सिक्स्थ, धारक को अपने पूर्व पक्षकारों की अनुमति के बिना मर्यादित स्वीकृति स्वीकार नहीं करनी चाहिए। सेकंड हेडिंग आती है स्वीकृति के प्रकार। सामान्य रूप से स्वीकृति दो प्रकार की होती है, साधारण स्वीकृति और मर्यादित स्वीकृति। तो साधारण स्वीकृति का मतलब होता है जब शर्त रहित स्वीकृति को साधारण स्वीकृति कहते हैं। इसमें देनदार स्वीकृत शब्द लिखकर या बिना लिख के भी हस्ताक्षर कर देता है तो वैध स्वीकृति मानी जाती है। लेकिन मर्यादित स्वीकृति में जब स्वीकारकर्ता बिल पर अपनी को शर्त लगाकर स्वीकृति देता है तो उसे मर्यादित स्वीकृति कहते हैं। धारा 26 के अनुसार मर्यादित स्वीकृति में निम्नलिखित शर्तें पूरी हो सकती हैं। शर्त पूर्ण स्वीकृति, इस प्रकार की स्वीकृति किसी घटना के घटित होने से संबंधित होती है। फॉर एग्जाम्पल, माल बिकने पर भुगतान किया जाएगा। सेकेंड है आंशिक स्वीकृति। जब स्वीकृति पूरी राशि के लिए ना होकर एक अंश के लिए होती है तो आंशिक स्वीकृति कहलाती है। स्थानीय स्वीकृति, जब स्वीकृति में भुगतान का स्थान निश्चित कर दिया है तो स्थानीय स्वीकृति कहलाती है। फोर्थ, समय की स्वीकृति, यदि बिल में दिए गए समय के अलावा किसी समय के लिए स्वीकृति दी गई है तो उसे समय की स्वीकृति कहते हैं। फिफ्थ, कुछ देनदारों द्वारा स्वीकृति, जब किसी बिल के एक से अधिक देनदार हों और उनमें से कुछ देनदारों द्वारा स्वीकृति दी गई है तो इसके कुछ देनदारों द्वारा दी गई स्वीकृति कहते हैं। मर्यादित स्वीकृति का प्रभाव। मर्यादित स्वीकृति से यदि उसका धारक सहमत हो जाता है तो ऐसा बिल नियमित माना जाएगा, अन्यथा विलेख का अनादरण हो गया ऐसा माना जाता है। यदि विलेख का धारक मर्यादित स्वीकृति से संतुष्ट हो जाता है तो धारा 86 के अनुसार उसके प्रति समस्त पूर्ववर्ती पक्षकार अपने दायित्व से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि उनकी शर्तपूर्ण स्वीकृति से सहमति नहीं थी। फिर नेक्स्ट हेडिंग आती है अस्वीकृति की अवस्थाएं। जब एक विलेख पर स्वीकृति नहीं दी जाती तो उसे अनादरित विलेख मान लिया जाता है और धारा 91 के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में एक विलेख अस्वीकृत माना जाएगा। जब एक विलेख का स्वीकारकर्ता अपनी स्वीकृति देने से मना कर दे, जब स्वीकारकर्ता स्वीकृति देने के लिए सक्षम नहीं होता, जब विलेख का स्वीकारकर्ता मर्यादित स्वीकृति का प्रस्ताव रखता है, जब एक विलेख को स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण की अनिवार्यता से मुक्त कर दिया जाता है, और लास्ट, जब विलेख स्वीकारकर्ता का पता यथोचित खोज के पश्चात भी नहीं मिलता है। नेक्स्ट है स्वीकृति के लिए प्रस्तुतिकरण। धारा 61 के अनुसार दर्शनी बिल को स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक होता है। यदि विनिमय बिल मांग पर या किसी निश्चित तिथि को देय है तो उसे स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। दर्शनी बिल को स्वीकृति मांग के अधिकारी व्यक्ति द्वारा विलेख को लिखने के उचित समय के भीतर व्यावसायिक दिन और व्यावसायिक घंटों में उचित स्थान पर उसके देनदार के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि यथोचित खोज करने के बाद भी ऐसे व्यक्ति का पता न चले तो प्रस्तुति न करने पर दोषी व्यक्ति के प्रति सभी पक्ष दायित्व मुक्त हो जाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी प्रस्तुति किसको और किसके द्वारा। स्वीकृति के लिए प्रस्तुति स्वीकृति मांगने के अधिकृत व्यक्ति द्वारा ही की जानी चाहिए।
प्रस्तुति किसको की जाए, इसके लिए धारा 75 में स्पष्ट उल्लेख है कि यह प्रस्तुति देनदार या उसके अभिकर्ता को, और यदि देनदार की मृत्यु हो गई है तो उसके वैधानिक उत्तराधिकारी को, और यदि देनदार दिवालिया घोषित हो गया तो उसके राजकीय प्रापक को ही की जानी चाहिए। प्रस्तुति का समय और स्थान। जहाँ कोई समय निर्दिष्ट नहीं हो वहाँ यथोचित समय में बिना देरी किए प्रस्तुति कर देनी चाहिए। लापरवाही के कारण किया गया विलंब अक्षम्य होगा। प्रस्तुति का स्थान निश्चित हो तो उसी स्थान पर प्रस्तुतिकरण होना चाहिए। निश्चित स्थान के अभाव में व्यावसायिक कार्यालय या संस्थान अथवा निवास स्थान पर बिल स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। धारा 63 के अनुसार विनिमय बिल देनदार के पास अधिक से अधिक 48 घंटे तक छोड़ा जा सकता है। इस समय के समाप्त हो जाने पर धारक विनिमय बिल को स्वीकृत समझ सकता है। स्वीकृति की तिथि अंकित कर देनी चाहिए, जिससे कि दर्शनी बिल की देय तिथि निश्चित की जाती है। स्वीकृति कौन दे सकता है? सामान्यतः बिल की स्वीकृति वही व्यक्ति देता है जिसके नाम से बिल लिखा गया हो, परंतु कभी कभी देनदार के अलावा अन्य व्यक्ति भी स्वीकृति दे सकते हैं, जैसे आवश्यकता के अनुसार देनदार, प्रतिष्ठार्थ स्वीकारकर्ता और अधिकृत अभिकर्ता। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी, नेक्स्ट मेन हेडिंग है यथाविधि भुगतान, ड्यू कोर्स। विनिमय साध्य विलेखों का भुगतान करना जोखिम भरा होता है। भुगतानकर्ता, बैंकर अथवा विनिमय बिल के स्वीकारकर्ता द्वारा विनिमय साध्य विलेखों का भुगतान सही व्यक्ति को किया जाना चाहिए। गलत भुगतान हो जाने पर यह पक्षकार उत्तरदायी होते हैं। धारा 10 में दी गई परिभाषा के अनुसार यथाविधि भुगतान ऐसा भुगतान होता है जो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसके अधिकार में विपत्र है, उस विपत्र के स्पष्ट आशय के अनुसार सद्भाव से तथा बिना असावधानी के ऐसी परिस्थितियों में किया जावे जिससे यह विश्वास करने का कोई युक्ति संगत आधार न रहे कि वह व्यक्ति विपत्र में निर्दिष्ट रकम का भुगतान लेने का अधिकारी नहीं है। यथाविधि भुगतान की प्रमुख विशेषताएं। फर्स्ट, स्पष्ट आशय के अनुसार भुगतान। विपत्र का भुगतान उसके पक्षकारों के सही और स्पष्ट आशय के अनुसार किया जाना चाहिए। भुगतान नकदी में या समाशोधन गृह के माध्यम से किया जा सकता है। यदि बैंकर उत्तर दिनांकित चेक का भुगतान उसमें लिखित तिथि से पहले करता है या रेखांकित चेक का भुगतान खिड़की पर करता है तो इसे यथाविधि भुगतान नहीं माना जाता। सेकंड, सद्भाव एवं लापरवाही के बिना। बैंकर को चेक का भुगतान सद्भाव और ईमानदारी से करना चाहिए तथा धोखाधड़ी से दूर रहना चाहिए तथा इसी प्रकार भुगतान करते समय लापरवाही भी नहीं करनी चाहिए। यदि किसी चेक का भुगतान लापरवाही से कर दिया जाता है तो उसे यथाविधि भुगतान नहीं कहा जाता। तीसरा, संदेह रहित परिस्थितियों में यथाविधि धारक को भुगतान ऐसी परिस्थितियों में किया जाना चाहिए जिसमें विपत्र के धारक और उसका भुगतान लेने के अधिकार के बारे में कोई संदेह नहीं हो। उदाहरण के लिए, यदि चेक का लेखक उस चेक का भुगतान करने के लिए बैंक को मना कर दे तो उस चेक के धारक को भुगतान लेने का अधिकार नहीं रहता। यदि बैंक ऐसे चेक का भुगतान कर देता है तो वह यथाविधि भुगतान नहीं होगा। नेक्स्ट हेडिंग है हमारी विधि विरुद्ध प्राप्त किए गए विपत्र। कभी कभी विनिमय साध्य विलेख विधि विरुद्ध तरीकों से अर्थात चोरी, कपट, जालसाजी या अपराध करके प्राप्त किए जाते हैं। धारा 58 के अनुसार जब एक विनिमय साध्य विलेख हो जाता है, किसी अपराध या धोखे द्वारा प्राप्त किया जाता है या अवैध प्रतिफल के बदले प्राप्त किया जाता है तो ऐसे विपत्र पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति को उस विपत्र पर देय राशि प्राप्त करने का अधिकार नहीं होगा। लेकिन ऐसे विपत्र पर अधिकार रखने वाला व्यक्ति यथाविधि धारक है तो उस विपत्र की राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा। जैसे फर्स्ट पॉइंट है खोए हुए विपत्र। यदि कोई विपत्र देय होने से पहले ही खो जाता है तो और किसी व्यक्ति को पड़ा हुआ मिल जाए तो वह उसका स्वामी नहीं बन जाता, वह उस पर अच्छा अधिकार प्राप्त नहीं कर सकता, उसके लेखक या स्वीकारकर्ता को उसके भुगतान के लिए बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन इस तरह के विपत्र का कोई यथाविधि धारक है तो उसे भुगतान प्राप्त करने का अधिकार है।
विनिमय पत्र खो जाने की सूचना संबंधित पक्षकारों को इसके धारक द्वारा दी जानी चाहिए। धारा 45A के अधीन विलेख के खोने वाले व्यक्ति आदेशक से खोए हुए विलेख के स्थान पर एक अन्य विलेख देने की प्रार्थना कर सकता है। यदि प्रार्थना किए जाने के बाद भी आदेशक दूसरा विलेख देने से इनकार करता है तो आदेशक को दूसरा विलेख देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। दूसरा पॉइंट है चुराए गए विपत्र। चुराए गए विलेख पर चोर न तो स्वामित्व प्राप्त कर सकता है न ही संबंधित पक्ष को भुगतान के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन यदि चोर किसी विनिमय साध्य विलेख को जो वाहक को देय है किसी ऐसे व्यक्ति को हस्तांतरित करता है तो उसका यथाविधि धारक बन जाता है तो उसे उस विपत्र पर अच्छा स्वामित्व मिल जाता है। तीसरा, कपट से प्राप्त किए गए विपत्र। यदि कोई व्यक्ति कपट या जोर जबरदस्ती से कोई विनिमय साध्य विपत्र प्राप्त करता है तो उसे ऐसे विपत्र पर अच्छा स्वामित्व नहीं मिलता और वह उसके भुगतान के लिए संबंधित पक्षकारों को बाध्य नहीं कर सकता। लेकिन इसके हस्तांतरण से कोई इसका यथाविधि धारक बन जाता है तो धारक की स्थिति पर दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। चौथा, विधि विरुद्ध प्रतिफल के बदले। यदि किसी विनिमय साध्य विलेख के लिए दिया गया प्रतिफल विधि विरुद्ध या अनैतिक है या सार्वजनिक नीति के विरुद्ध है या किसी कानून के अंतर्गत विशेष रूप से वर्जित किया गया है तो ऐसे विपत्र का अनुबंध प्रभाव शून्य हो जाता है और इसके प्रति किसी भी पक्षकार का कोई दायित्व नहीं होता। पांचवा, जाली विपत्र। जाली विपत्र ऐसा विपत्र होता है जिस पर कल्पित अथवा वास्तविक व्यक्ति के हस्ताक्षर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कपटपूर्ण ढंग से किए जाते हैं। ऐसा विपत्र पूर्णतः अप्रभावी होता है और इसका धारक भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। जाली विपत्र पर किसी भी व्यक्ति को स्वामित्व प्राप्त नहीं होता, चाहे वह व्यक्ति उसका यथाविधि धारक ही क्यों न हो। जालसाजी के होते हुए भी धारक भुगतान प्राप्त करने में सफल हो जाता है तब भी वह उस राशि को अपने पास नहीं रख सकता। विलेख का असली स्वामी अपकृत्य के लिए उस व्यक्ति के विरुद्ध दावा कर सकता है जिसने उसे प्राप्त किया है। यह सिद्धांत प्राकृतिक रूप से सर्वव्यापक है जिसके कारण यथाविधि धारक भी इससे मुक्त नहीं हो सकता। जालसाजी पुष्टिकरण करने योग्य भी नहीं है। और छठा पॉइंट है अपराध द्वारा प्राप्त किए गए विपत्र। यदि कोई विपत्र अपराध का सहारा लेकर प्राप्त किया गया है तो उसका धारक किसी भी पक्षकार से ऐसे विपत्र की राशि तब तक प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है जब तक कि वह व्यक्ति यथाविधि धारक नहीं हो। तो ये हमारा विनिमय बिल वाला पोर्शन ख़त्म हुआ है आज। और इसके बाद जो नेक्स्ट हेडिंग आती है वो हमारी आएगी प्रतिज्ञा पत्र, जिसे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे।